कल्पना कीजिए, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ताकत उस सीढ़ी को चढ़ने में लगा दी। आप थक चुके हैं, आपके पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने की चाहत आपको रुकने नहीं देती। और जैसे ही आप अपने आखिरी पायदान पर पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि वह सीढ़ी एक गलत दीवार पर टिकी थी। कैसा लगेगा आपको यह महसूस करना कि आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी दौड़, आपकी पूरी सक्सेस दरअसल एक बहुत बड़ी गलती थी। लियो टॉल्स्टॉय की रचना द डेथ ऑफ इवान इलिच हमें इसी डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। आज हम इवान की कहानी नहीं, बल्कि अपनी उस असुरक्षा और डर की बात करेंगे जिसे हम रोज अपने काम, अपने महंगे सामानों और अपनी परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपाते हैं। इवान इलिच का जीवन एक चेकमेट की तरह था, हर चाल नपी तुली। वह एक जज था जिसका काम था दूसरों की जिंदगी का फैसला करना। लेकिन विडंबना देखिए, अपनी जिंदगी का फैसला उसने कभी खुद किया ही नहीं। वह उच्च समाज का हिस्सा बनने के लिए अपनी आत्मा बेच चुका था। टॉल्स्टॉय यहाँ एक गहरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्लेजेंट, यानी सुखद। इवान के लिए उसका घर, उसकी शादी और उसका करियर सिर्फ सुखद और उचित होना चाहिए था। उसने अपने घर को सजाने में महीनों बिताए। पर्दे का एक खास शेड, फर्नीचर की एक खास लकड़ी, उसके लिए ये चीज़ें उसकी पहचान बन गई। हम भी तो यही करते हैं, है ना? हम अपनी पहचान उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं। इवान का पिंजरा सोने का था और उसे लगता था कि वह आज़ाद है। वह भूल गया था कि दिखावे की इस दौड़ में उसने अपनी संवेदनाएं और अपनी असलियत कहीं पीछे छोड़ दी है। एक दिन पर्दे टांगते समय इवान सीढ़ी से गिर जाता है। एक मामूली सी चोट, लेकिन यह चोट दरअसल उसकी नश्वरता यानी मोर्टेलिटी का संकेत थी। जैसे जैसे दर्द बढ़ता है, इवान का बनाया हुआ किला ढहने लगता है। वह देखता है कि जिस पत्नी के साथ उसने दशकों बिताए, वह उसे सहानुभूति की बजाय शिकायत भरी नजरों से देख रही है। मानो उसकी बीमारी उसकी पत्नी के सामाजिक जीवन में खलल डाल रही हो। उसके दोस्त उसके पास आते हैं, लेकिन वे बीमारी की बात नहीं करना चाहते। वे सिर्फ ताश खेलने और गपशप करने के लिए उतावले हैं। इवान को एहसास होता है कि वह उन लोगों के बीच अकेला है जिन्होंने उसे सफल होने पर प्यार किया था, लेकिन उसके दुख में वे सब अजनबी हैं। यह एहसास उसके शारीरिक दर्द से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। वह देखता है कि समाज में हम तब तक उपयोगी हैं जब तक हम चमक रहे हैं। जैसे ही हमारी चमक फीकी पड़ती है, दुनिया हमें कचरे के डिब्बे की तरह किनारे कर देती है। बिस्तर पर पड़े पड़े इवान की नफरत अपने अतीत से होने लगती है। वह सोचता है, क्या होगा अगर मेरी पूरी जिंदगी वास्तव में गलत थी? यह सवाल उसे अंदर तक हिला देता है। उसने कानून का पालन किया, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसे यह सजा क्यों? टॉल्स्टॉय यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इवान की गलती यह नहीं थी कि उसने कुछ बुरा किया, बल्कि उसकी गलती यह थी कि उसने कभी कुछ असली नहीं किया। वह केवल नियमों का गुलाम था। यहाँ टॉल्स्टॉय गेरासिम को लाते हैं। गेरासिम, जो कि एक साधारण नौकर है, जो इवान के गंदे बर्तन उठाता है और उसके पैर अपने कंधों पर रखता है ताकि उसे आराम मिले। गेरासिम के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन उसके पास है करुणा। इवान को समझ आता है कि कृत्रिम जीवन यानी कि आर्टिफिशियल लाइफ उसे
मौत से डरा रहा है, जबकि स्वाभाविक जीवन यानी नेचुरल लाइफ मौत को एक सहज अंत की तरह स्वीकार करता है। वह उस काले थैले में गिरने से डर रहा है क्योंकि उसका अहंकार उसे जाने नहीं देना चाहता। अंत में इवान छटपटाना बंद कर देता है। वह अपने बेटे की आंखों में आंसू देखता है और पहली बार उसे खुद से ज्यादा दूसरे की चिंता होती है। वह अपनी पत्नी का हाथ चूमता है और महसूस करता है कि उसका डर खत्म हो गया है। उसके मन में ख्याल आता है कि मौत कहाँ है, यहाँ तो केवल रोशनी है। इवान इलिच की कहानी हमें एक कड़वा आईना दिखाती है। हम अक्सर सुविधाओं को सुख और पद को सम्मान समझ लेते हैं। हम अपनी पूरी उम्र एक ऐसी सीढ़ी चढ़ने पर बिता देते हैं जो अंत में हमें खालीपन की ओर ले जाती है। अपने पिंजरे को पहचानिए। क्या आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं या वो जो समाज आपसे चाहता है? क्या आपके पास कोई गिरासिम है जो आपके गिरने पर आपको संभालेगा? इससे पहले कि आपकी मोमबत्ती बुझ जाए, अपनी दीवार चुन लीजिए। अपनी जिंदगी को मैनेज करना छोड़िए और उसे जीना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखेगा कि आपने कितने पर्दे खरीदे, बल्कि यह मायने रखेगा कि आपने कितने दिलों को छुआ है। याद रखिए, इवान इलिच की त्रासदी उसकी मौत नहीं थी। उसकी त्रासदी वह जीवन था जिसे उसने कभी जिया ही नहीं।